मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, क्या है ये चैरिटेबल ट्रस्ट और क्या हैं ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट, जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट कमाना नहीं है, सर्व करना है। क्या करना है? सोसाइटी को बेनिफिट्स देना है। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स कमाना नहीं। वो तीन तरह से हो सकते हैं, या तो वो ट्रस्ट के फॉर्म में हो, नाम से ही पता चल रहा होगा, या तो वो सोसाइटी के फॉर्म में हो। हम बोलें किसी से मैं पार्टनरशिप फर्म चलाता हूं सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं सोसाइटी को, ना 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 नहीं मान सकते, आप धोखा दे रहे हैं। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? अर्न करना। तीसरे ऑर्गेनाइजेशंस इसमें कवर हो सकते हैं और वो है कंपनी, which are registered as not for profit objects। हाँ, सेक्शन 8 सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स, यानी सेक्शन 8 ये आपका कंपनीज एक्ट 2000 और सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956। क्लियर है? पक्की बात है। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, तो वो इन सेक्शंस में रजिस्टर्ड होगी। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं यहां ऑर्गेनाइजेशंस की, तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी और कंपनी। ट्रस्ट पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। ट्रस्ट पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। ये प्राइवेट ट्रस्ट क्या है और ये पब्लिक ट्रस्ट क्या है, दोनों आते हैं, देखते हैं। अगर हम बात करें ट्रस्ट वर्ड की, तो इसमें एक बंदा होता है मिस्टर ए, एक सब्जेक्टेड प्रॉपर्टी होगी और इसने ये प्रॉपर्टी के बारे में कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जिनको हम कहेंगे ट्रस्टीज, कि जो भी इनकम अराइज होगी इन प्रॉफिट से, इस प्रॉपर्टी से, उसको आप या तो पब्लिक के बेनिफिट में ले आएंगे, तो पब्लिक ट्रस्ट, वेयर बेनिफिशियरीज आर नॉट नोन, बेनिफिशियरीज आर नॉट आइडेंटिफिएबल, जहां पर बेनिफिशियरीज को हम आइडेंटिफाई ना कर सकें। पब्लिक के लिए स्टूडेंट्स मतलब कोई भी हो सकता है। मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी और मैंने किसी को कहा ट्रस्टीज को कि ये लो प्रॉपर्टीज से जो भी कमाई होगी ना, बच्चों में इसे यूज करना फ्री एजुकेशन देने में। क्या बच्चे आइडेंटिफिएबल हैं? नहीं। विमेंस को बेनिफिट देना, बच्चियों को बेनिफिट्स देना, हैंडीकैप्ड है उनको बेनिफिट्स देना, बुजुर्गों को बेनिफिट्स देना। अब उसमें आप ये भी बोल सकते हैं ये हिंदू है तो केवल हिंदू फैमिलीज को ही बेनिफिट पहुंचे, तो क्या वो यहां आ जाएगा? आ जाएगा। मुस्लिम से तो केवल मुस्लिम फैमिलीज को बेनिफिट पहुंचे, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा। क्या दिक्कत है?
क्या पर्सन्स और बेनिफिशियरीज आइडेंटिफिएबल हैं? नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दे रहे हो, पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड ग्रुप को नहीं दे रहे हो, पब्लिक एट लार्ज दे रहे हो, पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट नोन, प्राइवेटली नोन पर्सन्स या बेनिफिशियरीज बोल सकते हो। तो अगर कोई मिस्टर ए अपने ट्रस्टीज को कहता है ये जो सब्जेक्टेड प्रॉपर्टीज है इससे जो आपको बेनिफिट मिले, इट इज टू बी अप्लाइड इन दिस वे, दैट ट्रस्ट इज नोन एज पब्लिक ट्रस्ट। अप्लाइड इन दिस वे, तो दैट ट्रस्ट इज नोन एज प्राइवेट ट्रस्ट। इज इट क्लियर? पक्की बात है। पार्टीज कौन कौन सी होंगी ट्रस्ट में? पार्टीज कौन कौन सी होंगी सामने दिख रहा है। पहला, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। दूसरा, ट्रस्टीज। तीसरा, सब्जेक्टेड प्रॉपर्टी, हाँ या ना? यहां ट्रस्ट प्रॉपर्टी जिसको बोल सकते हो। और बेनिफिशियरीज। क्लियर है? ये हमारा होता है ट्रस्ट, ये हमारा होता है ट्रस्ट। क्लियर है? धर्मशाला देखते हो क्या है? एक तरह से ट्रस्ट का ही तो काम है। किसी बंदे की जमीन है, उसने उस पर बिल्डिंग बनाई और उसने सीधे बोल दिया अब ये पूरी बिल्डिंग धर्मशाला की तरह यूज होगी। आप जाओ, 5 रुपए दो, आप अपनी रात गुजारो, अगले दिन दिन भर गुजारो, कोई दिक्कत नहीं, 5 रुपए में। वहीं बगल वाला होटल 5,500 और 4,000 मांग रहा है, और उसी के बगल में एक धर्मशाला है, वो आपसे 25, 50, 100 रुपए या 10 रुपए के अंदर आपका काम हो जाता है ना फर्क? है ना फर्क? That's it. लिखना है, थोड़ा जल्दी करेंगे, देर नहीं करेंगे बस। हटा रहे हैं इनको, हम एनजीओज भी बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इनको हम एनजीओज भी बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। पेज नंबर आपके असाइनमेंट का पेज नंबर 215 देखें। ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन, ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन annexed to the ownership of property and arising out of confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by him for the benefit of the another or for another and the owner। ठीक, प्राइवेट नोन में हो सकता है ओनर का खुद का बेनिफिट हो, ठीक है ना। चलो, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, द पर्सन हु रिपोजेस और declares the confidence is called author of the trust। trustees, the person who accept the confidence, जिनके ऊपर ऐसा कॉन्फिडेंस शो किया गया है। beneficiaries, the person for whose benefit the confidence is accepted is called the beneficiary। 3 तरह के नीचे बताए गए ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट यानी पब्लिक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट
और ओरल ट्रस्ट, 3 तरह के ट्रस्ट बताए गए। हम जो यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, बेसिकली हम तीनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? तीनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि चैरिटेबल पर्पस में इंक्लूड क्या क्या होता है। भाई आपने कंपनी की बात की जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स की हो, आपने सोसाइटीज़ या एनजीओज़ की बात करी, आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या ट्रस्ट की बात की। अब सर हमें एक बात तो बताओ, क्या बता दें? अच्छा सर हमें एक बात तो बताइए कि चैरिटेबल पर्पस में क्या क्या शामिल होता है। मींस एनजीओ हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो या फिर कंपनी, इन तीनों को सेक्शन 11 और 12 जो कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में जो सेक्शंस कवर होंगे वो होंगे 11 से 13, 11 to 13। इसमें जो सेक्शंस कवर होंगे ये 11 to 13 है। तो चैरिटेबल पर्पस का मतलब क्या है? इसमें चैरिटेबल पर्पस मीन्स व्हाट? कोई भी काम करेंगे वो चैरिटेबल है ना बाबा ना। चैरिटेबल पर्पस होने के लिए इसको डिफाइन किया गया है। डिफाइन किया गया है सर किस सेक्शन में? सेक्शन है चैरिटेबल पर्पस। क्या है ये चैरिटेबल पर्पस? सारे कामों को हम चैरिटेबल पर्पस नहीं मान सकते। शामिल क्या है? गरीब भाई, रिलीफ ऑफ द पुअर। क्या शामिल है? रिलीफ ऑफ द पुअर। अच्छा, गरीब भाई, गरीब भाई की पढ़ाई, गरीब भाई और गरीब भाई की पढ़ाई, एजुकेशन। गरीब भाई की पढ़ाई, और तो और गरीब भाई की दवाई, यानी मेडिकल रिलीफ। मेडिकल रिलीफ। इस साल नया आया है अमेंडमेंट, इस साल नया आया है अमेंडमेंट योगा का। योगा तुमसे ना होगा, सीधी सी बात ये समझ लो। गरीब भाई की पढ़ाई, गरीब भाई की दवाई। गरीब भाई मैंने ऐसे ही जोड़ दिया, अदरवाइज गरीब, दवाई और पढ़ाई। नेक्स्ट है आपका योगा, जो इस साल से ऐड किया गया है फाइनेंस एक्ट 2015 से। एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण या पर्यावरण। बेसिकली यहां पर पर्यावरण, एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। और इस पर्यावरण में केवल इंसान शामिल नहीं होते बल्कि वाइल्ड लाइफ, ओके, जानवर भी आते हैं। फॉरेस्ट, जंगल भी आएंगे। और जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, सारे न्यूज चैनल फोकस किए हुए हैं, दैट इज योर वाटरशेड्स, पानी की समस्या से निपटारा, वाटरशेड्स एक्सेट्रा। तो देखिए ना, आप इन टोटालिटी होल सोसाइटी की बात करते हो और उस सोसाइटी में केवल इंसान नहीं, इंसान के अलावा की भी चीजें शामिल हैं। गरीब भाई की पढ़ाई, गरीब भाई की दवाई। हमेशा दवाई और पढ़ाई में गरीब मत जोड़ देना, लेकिन मैंने पढ़ाया गरीब भाई की पढ़ाई, गरीब भाई की दवाई, योगा, और उसके बाद बताया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, and the last and the most important thing is advancement of any other object of general public utility. Advancement of any other object general public utility. 7, गरीब भाई की पढ़ाई, गरीब भाई की दवाई, योगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन,
historical monuments, and the last one is advancement of any other general public object. सबसे इंपॉर्टेंट ये एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक ऑब्जेक्ट है. मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कमा नहीं रहा, मैं पढ़ा रहा हूं. ये एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी है नहीं? हाँ सर बिल्कुल है, आप पढ़ा रहे हैं, फ्यूचर बना रहे हैं. ये पेन बनाने वाली कंपनी कितना बड़ा काम कर रही है. पत्रकार यूज करते हैं, रिपोर्टर्स यूज करते हैं, जज यूज करते हैं इंसाफ देने के लिए, हम यूज करते हैं लोगों का भविष्य बनाने के लिए. मार्कर पेन कितनी बड़ी बात है, आपके हाथ में है, बच्चों का भविष्य बनता है, इतिहास लिखा जाता है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. तो ये पेन बनाने वाली कंपनी भी एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी है या नहीं? कागज बनाने वाली कंपनी, अरे ये कागज जो कंपनी बना रही है, पेपर बना रही है, वो भी तो एडवांसमेंट ऑफ एनी. अरे भाई इसमें धार्मिक किताबें आती हैं, अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस की किताबें आती हैं, मैगजीन्स आती हैं, आप नॉलेज लेते हैं इससे. क्या ये एडवांसमेंट नहीं है? एसी बनाने वाली कंपनी, अरे गर्मी लग रही है, ठंड लगेगी, मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा पाऊंगा, हवा लगेगी तो ही काम हो पाएगा, आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे. पंखा बनाने वाली कंपनी, हाँ भाई फर्नीचर, आप बैठोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, दुनिया बैठेगी नहीं, जज बैठेगा नहीं तो इंसाफ कैसे देगा. ये सब एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी है. अरे नहीं बेटा, दिमाग से निकाल लो. ऐसे तो हर एक चीज को आप जोड़ दोगे, दरवाजा हुआ, दीवार हो गई, सबको जोड़ दो एडवांसमेंट में. सब जनरल पब्लिक यूटिलिटी का है, सब चीजें जनरल पब्लिक. हाँ भाई सब जनरल पब्लिक यूटिलिटी का है और सबका कुछ ऑब्जेक्ट और टारगेट्स. अगर हम इसी तरह से सबको इस कैटेगरी में शामिल कर दें तो ईच एंड एवरी बिजनेस वुड ट्राई टू give their arguments that they are falling under the charitable organization, they are under the charitable objects. Not at all. इसमें शामिल नहीं है कोई भी बिजनेस, कोई भी सर्विस जिसके अगेंस्ट फीस ली जाती हो. इसमें शामिल नहीं है क्या कोई भी ऐसा ट्रेड कॉमर्स, इसमें शामिल नहीं है क्या सर्विस जिसके अगेंस्ट फीस ली जाती हो. वो हमारा जनरल पब्लिक यूटिलिटी के काम में नहीं आएगा, वो इस टारगेट में नहीं आएगा, वो एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकता 11 एंड 12 सेक्शन में. तो इसको तो बड़े ही अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा और इसको डिफाइन किया गया है. इसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया, आप जितना समझो ऐसे ही जिस मीनिंग में ड्रॉ करना चाहो उसी मीनिंग में ड्रॉ कर लो. ना बाबा ना, इसके लिए इसको लिमिट किया गया है, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं. पेज नंबर 215 पर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी मीन्स द एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन जनरल पब्लिक यूटिलिटी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू द होल ऑफ मैनकाइंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री और प्रोविंस. कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए. किसके लिए है ये ऑब्जेक्ट? पहले तो एकदम फ्रीडम दे दो, इंडिविजुअल बंदे के लिए नहीं होना चाहिए, इस कैटेगरी के लिए नहीं होना चाहिए. जनरल पब्लिक यूटिलिटी मीन्स पब्लिक एट लार्ज, फॉर ऑल, बेनिफिट टू ऑल. दूसरा, इट इज सफिशिएंट इफ द इंटेंशन इज टू प्रोवाइड बेनिफिट टू अ सेक्शन ऑफ अ पब्लिक. हम विमेंस को फायदा देना चाहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम विमेंस एम्पावरमेंट की बात करेंगे, हम चाइल्ड लेबर की बात करेंगे, हम गर्ल चाइल्ड लेबर की बात करेंगे, हम पुअर चाइल्ड की बात करेंगे, हम ऑर्फन्स की बात करेंगे, हम मेल ऑर्फन्स की बात करेंगे, हम फीमेल ऑर्फन्स की बात करेंगे, हम ओल्ड एज होम की बात करेंगे. मतलब आप हिंदूज की बात करो, मुस्लिम्स की बात करो, लेकिन एक पब्लिक के लिए होना चाहिए. हाँ कैटेगराइज, मतलब वो ना हो, आइडेंटिफाइड ना हो कि पर्टिकुलर ये बंदा, पर्टिकुलर नहीं भाई नहीं. आप अगर कोई बेनिफिट जनरल पब्लिक एट लार्ज देते हैं, भले ही किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, सेक्शन, वीकर सेक्शन, फॉरवर्ड सेक्शन, वॉट एवर इट इज, दैट विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी, बट इट इज नॉट कवर्ड. व्हाट? बिजनेस. क्लियर है ना? If it involves the carrying on of any activity, page number 216, in the nature of trade, commerce or business, or of rendering any services for a fees or a fee for any other consideration, irrespective of the nature of the use of the application, फलाना एंड ढिमाका, नहीं शामिल होगा भाई. अगर आप फीस के अगेंस्ट देते हो ऐसा कोई बेनिफिट या एडवांसमेंट, ना शामिल नहीं कर सकते आप. आगे देखें. लेकिन क्या मैं चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रहा हूं?
जो गरीब हैं, ओल्ड एज होम है, उनके लिए मैंने एक घर बनाया और मैंने उनको बिजी करने के लिए काम दे दिया। भाई अगर ओल्ड एज होम खोला है मैंने, वृद्धाश्रम खोला है, फैसिलिटी दे रहा हूँ, और अगर फैसिलिटी दे रहा हूँ तो वो चाहते हैं कि वो थोड़ा बिजी रहें। मैंने उनको कहा ठीक है, आप पूजा अगरबत्ती बनाओ, हमारे ट्रस्ट के नाम से पूजा अगरबत्ती बनाओ, हमारे ट्रस्ट के नाम से चलो स्वेटर बनाओ, ठंड में लोग पहनेंगे, वुलन क्लोथ्स बनाओ। अब उनको एक बिजी होने का काम भी मिल गया, एंड द इंटरेस्टेड पर्सन्स आउट ऑफ देम दे आर वर्किंग ऑन दैट। और उस चीज को ऐसा नहीं मैं रख रहा हूं, मैं उसको बेच रहा हूं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बिजनेस। लेकिन जरा सोचो, क्या ये मेरा बिजनेस है? एक्चुअली एम आई अर्निंग आउट फ्रॉम दैट? नॉट एट ऑल सर जी, आप कमा नहीं रहे हो, आप तो वो भी बेनिफिट दे रहे हो, आप उन लोगों को बिजी रख रहे हो। हाँ, जो आउटपुट आएगा, रॉ मटेरियल लगेगा, एज अ बिजनेस आई एम वर्किंग। तो सर ये तो बिजनेस हो गया ना। बेटा ये बिजनेस कहाँ हुआ, मैं तो उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहा हूं। बात तो सही है सर, मैं दोनों चीजें देख रहा हूं। एक तरह से देखो तो मेरा बिजनेस है, और एक तरह से देखो चैरिटेबल पर्पस है। तो ये बिजनेस मेरा चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ये बिजनेस मेरा चैरिटेबल पर्पस का सपोर्टिव माना जाएगा, ये बिजनेस मेरा चैरिटेबल पर्पस ही माना जाएगा अगर टोटल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग दिस बिजनेस, टोटल बिजनेस की इनकम का इस बिजनेस का हिस्सा केवल 20% या उससे कम है। तो यानी टोटल फीस आई 100 रुपए, चैरिटेबल हो या ना हो, दोनों मिलाकर 100 रुपए की फीस आई, 100 रुपए की रेवेन्यू हुई, और जो हमारा चैरिटेबल या जिसको आप बिजनेस करते कहते हो उसकी फीस 20% तक है, 20%, तो ये भी हमारा चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इतना ज्यादा रोल कहां प्ले कर रहा है भाई, कहां कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो कहा बट इफ सच एक्टिविटी इज अंडरटेकिंग इन द कोर्स ऑफ द एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ सच एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी एंड aggregate receipt from such activity during the previous year do not exceed 20% of the total receipt of the trust or institution undertaking such activities of that previous year. That's it. लेकिन अगर ये जो दूसरा काम मैं कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, अगर इसकी रिसीट 20% से एक्सीड कर जाए तो बेटा ये पूरे के पूरे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की इनकम वुड बिकम चार्जेबल टू टैक्स। भले ही मैं रजिस्टर्ड हूं, भले ही मैं सोशल वर्क कर रहा हूं, भले ही मैं चैरिटेबल पर्पस में शामिल होता हूं, 1 रुपए की भी आपको 11 एंड 12 में छूट नहीं मिलेगी। 100% ऑफ द इनकम, 100% ऑफ द रिसीट, 100% ऑफ द इनकम अराइजेस टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वुड बिकम चार्जेबल टू टैक्स। दैट्स इट। जी हाँ, मैंने ये जो बात की ना, जितनी भी बात की वो सब केवल इसको लेकर के बात की, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक, यानी बिजनेस करना है नहीं करना वो सब इसी के पार्ट में आता। दिस इज नॉट द फॉर्म पार्ट ऑफ योर बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है, इसमें इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया। आप किसी भी सेक्शन के लिए काम कर सकते हो, आप जनरल पब्लिक के लिए काम कर सकते हो, ओपन टू ऑल है, पर्टिकुलर कम्युनिटी है, पर्टिकुलर प्रोविंस है, पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर स्टेट है, सब आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो वो नहीं आएगा, लेकिन वो भी आ जाएगा अगर उसकी टोटल रिसीट का, अगर उसकी टोटल रिसीट बिजनेस की टोटल रिसीट के 20% तक हो तो दैट्स इट। और वो सपोर्ट करने वाला बिजनेस का पार्ट जो मैंने दिया एग्जांपल। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, बोलो भाई। 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं पेज नंबर 215 एंड पेज नंबर 216 में, और इसमें आपको बताया गया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे चैरिटेबल पर्पस के माने जाएंगे। जिसमें पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है पेज नंबर 215 पर सबसे नीचे, कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मेंबर्स के लिए काम करता है। दे रजिस्टर, दे गेट देयर मेंबर्स एंड दे आर चार्जिंग द फीस एज अ मेंबर एंड दे आर वर्किंग फॉर द मेंबर्स, और उनके एडवांसमेंट के लिए काम करते हैं, उनके बेनिफिट के लिए काम करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर्म्ड बाय द मेंबर ऑफ पब्लिक फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन टू एनी कास्ट, रिलीजन और कम्युनिटी shall be
ट्रीटेड एज फॉलोइंग विद इन द एक्सप्रेशन जनरल पब्लिक यूटिलिटी, बिल्कुल सही है। इसी तरह डायमंड एसोसिएशन है, डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नेक्स्ट पेज पर नया एग्जांपल है, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाज फॉर्म्ड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ establishing the facility to promote diamond export, to promote objective effective licensing between industry in India and abroad। ठीक है, एक डायमंड कह सकते हो एसोसिएशन है, जितने भी डायमंड मर्चेंट हैं उसमें मेंबर बनते हैं, और उस डायमंड एसोसिएशन का बेसिकली पर्पस ये होता है कि जितने भी मेंबर बनते हैं उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सही समय सही चीज़ सही गाइडलाइंस दी जाए, उनको नॉलेज और उनको एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, दैट्स इट। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा कैसे दिया जाए वो बात होती है, किस तरह से बिजनेस को रेगुलेट करना है, क्या क्या नीड्स हैं बिजनेस की। टू प्रमोट ट्रेड इन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड्स एंड डेवलप इंडिया एज अ मॉडर्न मार्केट, इट इज अ चैरिटेबल पर्पस अगेन, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन। सर आपने हम लोग को ये बता दिया ट्रस्ट कितने तरह के होते हैं, आपने हमें ये बता दिया कि ट्रस्ट की पार्टीज़ क्या होती हैं, कौन कौन होते हैं, आपने हमें ये बता दिया चैरिटेबल पर्पस का मतलब क्या होता है, और सबसे बड़ी बात एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। अब हम बात करेंगे व्हाट टू डू, हाउ टू डू डील विद द चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर हम बात करें कंडीशंस की, तो ऐसा नहीं है कि आपने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, एप्लीकेशन दाखिल कर दी और आपका काम हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं जाऊं, मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा फॉर्म 10A में, किसमें, फॉर्म 10A में, और मैंने उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगा दिया, भाई देख हम तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, हमने अपना सारा काम धाम तन मन धन लगा दिया है किसमें, चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो हमें छूट मिल जानी चाहिए। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहेगा इनकम टैक्स, भाई प्रूफ करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ तो हम उसको फॉर्म 10A में सारी डिटेल्स अपने बारे में भर करके देंगे और एप्लीकेशन दाखिल कर देंगे, किसमें, फॉर्म 10A में। एप्लीकेशन दाखिल कर दी, CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वो हमें कॉल करेगा और कहेगा कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैं तुमसे कहता हूं वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने प्रोड्यूस करो। तो ही विल कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, और उन इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के बाद हो सकता है कि वो या तो मेरे लॉजिक्स से सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो सही में चैरिटेबल ट्रस्ट है, या हो सकता है वो डिससेटिस्फाइड हो जाए। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो ही विल ग्रांट द रजिस्ट्रेशन, और यहां पर डिससेटिस्फाइड होता है रिफ्यूजल टू रजिस्ट्रेशन। लेकिन ऐसा रिफ्यूजल ऐसे नहीं कि आप चले गए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के करके आपने इंफॉर्मेशन दी थी जितनी उसने मांगी थी और वो डिससेटिस्फाइड हो गया, पीठ पीछे उसने कैंसिल कर दिया ना। कैंसिलेशन अगर वो करता है और एसएससी के ऊपर कोई हार्डशिप आती है तो वहां पर नेचुरल जस्टिस का रूल लगता है। कौन सा? नेचुरल जस्टिस का। कौन सा? नेचुरल जस्टिस। और नेचुरल जस्टिस के केस में द CIT हैज नो पावर टू रिफ्यूजल टू रजिस्टर चैरिटेबल ट्रस्ट until the SSC has been given an opportunity of being heard. यानी opportunity of being heard will be given. और अगर रजिस्ट्रेशन या रिफ्यूजल की बात करें, ऐसा काम कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए? Within 6 months from the end of the month
in which application was made. और ये बात सेक्शन 12A बोलता है। कौन सा? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड कौन बोलता है? सेक्शन 12। जरा ढंग से देखें। द ट्रस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द CIT। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। द एक्टिविटीज ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट शुड बी इन इंडिया। आउटसाइड इंडिया के भी कुछ केसेस आएंगे, वो अभी हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम, आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो, आप चैरिटेबल वर्क करते हो, तो आप साल भर में जितनी भी इनकम आपके हाथ में आएगी, साल भर में जितनी भी इनकम आपके हाथ में आएगी, उसका कम से कम 85% must be applied or must be utilized in the same previous year। यानी आपको 85% इनकम का खर्चा तो उसी साल कर देना है। आपको 85% 85% ऑफ द टोटल इनकम मस्ट बी यूटिलाइज्ड और अप्लाइड इन द सेम प्रीवियस ईयर। मैंने क्या बोला? ये हटा सकते हैं 100%। अगर मैं बोलूं कि जितनी भी ट्रस्ट की इनकम होगी उसका एटलीस्ट 85% मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन सेम प्रीवियस ईयर। रेस्ट 15% को रेस्ट करने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसके साथ है? 85% के साथ। अगर आप अपने आप को चैरिटेबल ट्रस्ट बोलते हो और आप एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 में क्लेम करना चाहते हो, सेक्शन 11 एंड 12 में आप एग्जेम्पशन एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट क्लेम करना चाहते हो, तो आपको अपनी इनकम का कम से कम 85% यूटिलाइज करना पड़ेगा सेम प्रीवियस ईयर में फॉर अप्रूव्ड पर्पसेस। मेरा अप्रूव्ड पर्पस क्या है? चैरिटेबल एक्टिविटीज या पर्पसेस। अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए है तो मुझे कम से कम 85,000 रुपए उसी साल एक्सपेंड करने पड़ेंगे। या तो मैं ये 85,000 स्पेंड कर दूं, स्पेंड यानी एक्सपेंसेस के तौर पे, रेवेन्यू नेचर का। सर क्या आप इस 85% का यूटिलाइजेशन किसी एसेट को खरीदने में भी कर सकते हैं क्या? क्या आप इस 85% का यूटिलाइजेशन किसी एसेट को भी खरीदने में कर सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर पेज नंबर 219, इनकम एक्चुअली अप्लाइड दिया है ना। ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर कैन बी कंसीडर्ड, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर कैन बी कंसीडर्ड। अच्छा, यानी इस 85% का यूज हम किसी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस करने में कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, परचेज ऑफ अ कैपिटल एसेट फॉर चैरिटेबल पर्पस। ओके, आप अगर 50,000 खर्च किए हैं रेवेन्यू पर तो 50,000 की छूट मिल गई। अभी कम से कम अगर आप पूरा 100% कर देते हैं तो इट इज नॉट अ बिग इश्यू और इट इज नॉट अ बिग डील और इट इज नॉट अ प्रॉब्लम।
at least we have to spend 85% during the same previous year. It can be 90%, 95%, 100%. Clear? अब 50,000 मैंने खर्च कर दिया, अब कम से कम उनको 35,000 का और एप्लीकेशन या यूटिलाइजेशन करना है. मान लो मैंने इससे कोई फिक्स्ड एसेट खरीद ली, कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, तो क्या अलाउड है? जी हाँ सर, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, लेकिन ये घर के लिए नहीं होनी चाहिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए होनी चाहिए. इज इट क्लियर? सर क्या हम इस पैसे से किसी लोन का पेमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, लोन अगर आपने लिया था चैरिटेबल पर्पस के लिए, पैसा कमा रहे हैं, तो उस लोन का रीपेमेंट भी हम कर सकते हैं. तो रीपेमेंट ऑफ लोन में भी आपको ये यूटिलाइजेशन करने की छूट दी गई है. एक्सपेंसेस फॉर कैरिंग आउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, बोल क्या रहे हो गया. लोन एडवांस्ड बाय एजुकेशनल ट्रस्ट टू स्टूडेंट फॉर हायर स्टडीज, अगर हम अपने स्टूडेंट्स को लोन देते हैं, लोन टू स्टूडेंट्स, तो वो भी मान लिया जाएगा चैरिटेबल पर्पस के लिए काम हो रहा है. डोनेशन टू अनदर चैरिटेबल ट्रस्ट, यहां एक प्रॉब्लम आएगी, फिलहाल हम आज इसकी बात नहीं करेंगे, हम आज इसको केवल इतने तक ही बताएंगे. यस, हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, हम किसी दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर डोनेट कर रहे हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम यहां पर उसके बारे में कुछ बोलने नहीं चाह रहे. एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम छोड़ दो. पेमेंट ऑफ टैक्स शैल बी कंसीडर्ड एज एन एप्लीकेशन. टैक्स का पेमेंट अगर आप करते हो तो वो भी मान लिया जाएगा कि हाँ इनकम अप्लाइड या यूटिलाइज हुई है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोनेशन इन काइंड इज ऑल्सो डीम्ड एज इनकम. अगर हमको कहीं से डोनेशन मिलता है तो हम उसको इनकम मान लेते हैं, और वही डोनेशन यानी कि वो काइंड हम किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दें तो दैट इज एन एक्सपेंसेस. इज इट क्लियर? जब मिली डोनेशन इनकम काइंड में, और जब मैंने किसी को काइंड दे दिया तो एज एन एक्सपेंडिचर. यस, बोलो ना. यहां समझ में आया हम किसकी बात कर रहे थे? अब ये क्लियर है कि इसमें अभी भी डाउट है? लेकिन इन केस ये सब मिलने मिलाने के बाद, सोच लो, ये सब कुछ करने के बाद हम टोटल एप्लीकेशन 60% कर पाए. कितना एप्लीकेशन कर पाए? टोटल कर पाए. मैंने क्या बोला? 25% अभी भी यूज करना बाकी. और अगर मैं इस शॉर्टफॉल को यूज ना कर पाऊं तो टैक्स लग जाएगा पूरे पर. लेकिन बचने का एक तरीका है. हमारे पास एक और तरीका है, हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस ऑफ शॉर्टफॉल. शॉर्टफॉल must be invested as per in prescribed investment, in prescribed manner under section 11 subsection 5. क्लियर है सर? 11 सबसेक्शन 5 में कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं? तो वो है आपका पेज नंबर 17, 217. आप गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स में ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप आईडीबीआई बैंक में ये पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, आप किसी शेड्यूल बैंक में ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ले सकते हैं,
आप पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में डिपॉजिट्स कर सकते हैं, यूनिट्स ऑफ यूटीआई में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, आप डिवेंचर्स खरीद सकते हैं किसी कंपनी का विच इज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, और पब्लिक सेक्टर कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाँ या ना। और अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका मेन पर्पस हाउसिंग लोन देना या बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, तो वहां भी आप पैसा जमा कर सकते हैं, हाँ या ना। म्यूचुअल फंड डिपॉजिट कर सकते हैं, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, हो गया बात खत्म। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में भी पैसा लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक कंपनी में भी पैसा लगा सकते हैं जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड हो। तो ये सारे तरीके हैं 11 सब सेक्शन 5 में। अगर आपके पास कोई शॉर्टफॉल है तो यू कैन यूज योर फंड इन दैट, एंड आफ्टर दैट अगर आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हो एटलीस्ट 85% का, देन यू विल गेट द then you can claim the exemption under section 11 and 12. Is it clear? तरीका समझ में आया? एक छोटी सी चीज जो बतानी जरूरी है। अब मैंने परचेज ऑफ फिक्स एसेट किया, ढंग से सुनना, एसेट को मैंने बाय कर लिया, एसेट बाय कर ली और मैंने उसकी पूरी छूट ले ली, टैक्स नहीं दिया। अब बाद में कहोगे हमें डेप्रिसिएशन भी चाहिए, अरे ये कौन सी बात होती है? यू हैव ऑलरेडी गॉट 100% डिडक्शन, अगेन यू आर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट विच यू हैव क्लेम्ड एज अ डिडक्शन। गलत है या सही है? नहीं, गलत नहीं, गलत है या सही है? गलत है, गलत नहीं है, क्या है? गलत है। और अगर ये गलत है तो आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? नहीं, नो डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड फर्दर। सुन लो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये नोट हो गया? ये पूरा नोट नहीं हुआ है? हटा दूं? ढंग से सुनना। सुनाने के पहले हम पढ़ देते हैं ताकि चीज़ें मेरे भी दिमाग में क्लियर हो जाएं। पेज नंबर आपका है 222। ये दो चीज़ें अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। है तो आगे पीछे चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब कर रही होंगी। कॉर्पस फंड एंड अदर फंड्स, इसके बारे में जरा थोड़ा पढ़ लिया जाए, उसके बाद फिर मैं इसी पॉइंट पर ले आऊँगा जो मैंने अभी बताया। कौन सा पॉइंट बताया? The asset, the capital nature expenditure which has been claimed as a deduction, as an exemption under section 11 and 12, on the same asset you cannot again get the benefit of depreciation. Yes or no? क्योंकि आपको पूरी डिडक्शन तो ऑलरेडी, लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग कॉर्पस फंड एंड नॉन कॉर्पस फंड। अभी एक और फंड आएगा, एनोनिमस फंड। जरा देखें तो एक पेज बाद एनोनिमस फंड के बारे में तो उसी पेज पे 223 पे दिया हुआ है, उसके बारे में भी देखेंगे। ये एनोनिमस फंड क्या होता है? पहले तो हम आज ये समझ लें कि कॉर्पस फंड क्या है और ये नॉन कॉर्पस फंड क्या है। हमने आपको कोई एसेट दी, आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो, एसेट दी, एंड विद हैविंग सम रेस्ट्रिक्शन और बाउंडेशंस। अगर मैंने आपको कोई भी एसेट ऐसे दे दी, कोई भी चीज़ ऐसे दे दी, वो आप उसको अपने डोनेशन इन काइंड को इनकम की तरह शो कर रहे हैं, और जब यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसा खर्चा लेके दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कोई कैपिटल एसेट दी, बिल्डिंग दी, और उसके लिए मैंने कहा इसका ये यूज़ होगा इन कंडीशंस के साथ, तो आप मजबूर हो एज बीइंग अ चैरिटेबल ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन to use the asset in the same way,
आप मेरी कंडीशंस को अवॉइड नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं कॉर्पस फंड। क्या बोलते हैं? कॉर्पस डोनेशन मीन्स डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम द डोनर दैट द, और जो लेता है उसको कहते हैं धोनी, मतलब डोनी, डोनर दैट द डोनेटेड अमाउंट shall form part of the corpus of the trust. Corpus donation means donation or contribution received with a specific direction from the donor that the donated amount shall form part of the corpus of the trust. Corpus donation are the capital receipt. Corpus donations are the capital receipt, means it has no any place in the PL account, or you can say income and expenditure account. Directly it will be transferred in your balance sheet. Yes or no? तो लिखा हुआ कॉर्पस डोनेशन एज द कैपिटल रिसीट एंड आर नॉट ट्रीटेड एज इनकम फॉर डिटरमाइनिंग द लिमिट ऑफ 85% ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। यस और नो? तो क्या इस पर हमें डेप्रिसिएशन मिल गया? क्या हमने इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया? नहीं, कोई डिडक्शन तो मिली ही नहीं। हमने तो 85% में इसको लाया ही नहीं। जो 85% की अभी तुमने चार्ट बनाई है उसमें तो वो आया ही नहीं, वो तो मैंने अपने पैसों से खरीदा था, उसकी बात कर रहे थे। लेकिन अगर कोई कॉर्पस फंड एसेट आती है तो हमारा तो वो एसेट बैलेंस शीट में दिखेगा, उस पर तो मैंने कोई डिडक्शन ली नहीं, तो क्या वो उस पर हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? कॉर्पस, तो उस पर हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कॉर्पस डोनेशन शैल बी केप्ट इन प्रेस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 11, अदरवाइज द एग्जम्पशन ग्रांटेड टू द ट्रस्ट शैल बी विथड्रॉन। आगे देखो, नॉन कॉर्पस डोनेशन, इट रेफर्स टू द डोनेशन अदर देन कॉर्पस डोनेशन एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। हाँ या ना? बोलो ना। और अगर विदाउट रिस्ट्रिक्शन है तो देन इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एसेट विच बी कैन बी क्लेम्ड as an 85% of the utilization of income. So it is deemed as an income under section 12 and will be considered for the purpose of determining 85% of the application of income. It should be either be invested or applied for the objectives of the trust. That's it. आप उसको यूज कर लो। अब दोनों में फर्क समझ में आया? एक कॉर्पस फंड और नॉन कॉर्पस फंड। तो वहां जो तुम लोगों ने कैपिटल एसेट लिखा है उसको दो पार्ट में तोड़ देना। जो वहां पर अभी कैपिटल एसेट लिखा है चार्ट में, उसको ऐसे करके दो पार्ट में तोड़ देना। या तो एक्सपेंसेस मेड बाय ट्रस्ट और नॉन कॉर्पस फंड, बोल सकते हो ना? बोलो ना। मीन्स नो विदाउट डायरेक्शंस। बात समझ में आई? वो दोनों में एप्लीकेबल हो जाएगा, 85% में दोनों आ जाएगा। लेकिन यहां वो नहीं आएगा जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वो इनकम में आएगा नहीं, खर्चा जाएगा नहीं। अगर इंस्ट्रक्शन के साथ है तो बैलेंस शीट का पार्ट है, अगर इंस्ट्रक्शंस के साथ है तो कैपिटल रिसीट है और बैलेंस शीट का पार्ट है, और उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर, ठीक है ना? हाँ, विदाउट, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, विदाउट है, सॉरी बोला मैंने, सही लिखा गलत, ठीक, विदाउट डायरेक्शन, ठीक। अगर विद डायरेक्शन आएगा तो कैपिटल रिसीट है और वो कॉर्पस फंड माना जाएगा। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो आज हम एक और फंड समझ लेते हैं। पहले एनोनिमस फंड क्या होता है, एक और चीज समझ लेते हैं आज, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग को ये समझ में आए कि हम लोगों ने पूरी कहानी क्या समझी थी। उसके चलो, एनोनिमस फंड। एनोनिमस फंड होता क्या है कि जहां पर इसने मुझे 100 रुपया दिया, उसने 500 रुपया दिया, उसने 300 रुपया दिया, उसने 800 रुपया दिया, इसने 5000 दिया, इसने 8000 दिया, उसने 2000 दिया, 1000 दिया, 6000, 8000, और कोई मैंने डिटेल रखी ही नहीं किसी की। डोनर कौन है मैंने उसकी कोई डिटेल रखी ही नहीं। मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता हूं, लेकिन डोनर कौन है उसकी मैंने कोई डिटेल रखी ही नहीं। या तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं करता, या तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता। उसको हम कहते हैं एनोनिमस डोनेशंस। क्या बोलते हैं उसको? मीनिंग दी हुई है पेज नंबर 222 में।
पेज नंबर 222 में मीनिंग दी हुई है एनोनिमस डोनेशंस की। एनोनिमस डोनेशंस रेफर्स टू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच सच ट्रस्ट डजंट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर। हाँ या ना, हाँ या ना, यानी कि उसका रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करता। या तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता हूँ लेकिन डोनर कौन है मालूम नहीं। मैंने लिखा डोनेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, केजरीवाल के अकाउंट में सीधे डाल दिया जो भी हो, हुआ भी था, पता ही नहीं किससे आ रहा है। हाँ या ना, इसको हम कहते हैं एनोनिमस डोनेशंस। अभी हम इसकी एप्लीकेबिलिटी यूजेस कुछ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, मुझे केवल पढ़ाना पर्पस था कि एनोनिमस डोनेशंस क्या होते हैं, कॉर्पस फंड क्या होते हैं, नॉन कॉर्पस फंड क्या होते हैं, पर फर्क समझ में आना चाहिए। वापस आते हैं, बच्चे ने बीच में एक चीज पूछी हमसे एक चीज पूछी कि सर, उसने पायो उसने पूछी हमसे, क्या पूछी चीज कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि इस साल की इनकम 85% इसी साल यूज हो जाए, हाउ इट इज पॉसिबल, क्यों नहीं। लेकिन हाँ, कुछ केसेस हो सकते हैं जहां पर ये पॉसिबल, और ऐसे 2 केसेस हो सकते हैं। हमें किसी से पैसा मिलना है, डोनेशन या पैसा आना है, इनकम आनी है, मैंने लिख दिया फलाना डेमाका अकाउंट डेबिट यानी पार्टी अकाउंट डेबिट टू इनकम, मैंने इनकम में क्रेडिट कर दिया क्योंकि मैं मर्केंटाइल सिस्टम पर बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा हूं। मैंने इनकम को इनकम की तरह दिखा दिया, मैंने उसको सामान सेल किया। क्या मैं ट्रस्ट नहीं हो सकता? हाँ, अगर 20% के बिलो जाता हूं तो मैं ट्रस्ट हूं। अभी भी मेरी टोटल रिसीट बिजनेस की 20% से कम है तो मैं अभी भी ट्रस्ट हूं। मैंने उसको उधार माल बेचा, मुझे उससे पैसा लेना है, दैट इज माइन इनकम। मेरी बुक्स में एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग लगता है, मेरे में इनकम आ गया। मिला नहीं पैसा साल खत्म हो गया, पैसा मिला नहीं, अब अप्लाई कहां से करूं? अरे कैश मिला होता तब तो अप्लाई किए होते, कैश मिला नहीं तो अप्लाई कहां से करेंगे? तो कहा गया ये पहला केस है। दूसरा केस, मिला, क्या हुआ? मिला, लेकिन 31 मार्च को मिला, वो भी शाम को 4 बजे मिला अब कहां अप्लाई करूं, किसको ढूंढूं अप्लाई करने के लिए, यानी लेट में मिला। 2 केसेस हो सकते हैं जो तुमने पूछा कि मिला ही नहीं इस साल, अगले साल मिला, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग आवर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एंड द सेकंड थिंग इट हैज बीन रिसीव्ड बट लेटली, देर से मिला। और अगर देर से मिला है और अगर नहीं मिला इस साल तो हमें एक एप्लीकेशन या नोटिस देनी पड़ेगी और हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि दिस अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर, इट हैज बीन रिसीव्ड इन द नेक्स्ट ईयर। तो हमको कहा गया कि जिस साल ऐसा पैसा उससे मिलेगा, दूसरे साल तीसरे साल जब मिलेगा तो उस पैसे को उसी साल यूज कर लोगे या उसके अगले साल इमीडिएट नेक्स्ट ईयर आप यूज कर लोगे, कसम खाओ, तब तो हम मान लेंगे कि वो 85% की कैटेगरी में आ गया। भले ही हमने यूज नहीं किया बट इट विल बी कंसीडर्ड और कॉम्प्यूटेड एज इफ इट हैज बीन यूटिलाइज्ड। हाँ या ना? दूसरा, लेट से मिला, तो मैंने अभी अभी कहा जिस साल मिलेगा उस साल और उसका अगला साल एक और मिल जाता है यूज करने के लिए। इसी साल मिला लेकिन देर से मिला तो आपको 1 साल और मिल जाएगा यूज करने के लिए। इन द नेक्स्ट ईयर आपको उस पैसे को यूज कर लेना है। अब क्लियर हुआ? अब समझ में आई बात? अब तो वो दूर हो गई ना कंफ्यूजन। ये कहाँ लिखा है सर? तो सर ये लिखा हुआ है कहीं ना कहीं तो लिखा है, जी हाँ, पेज नंबर 219 में सबसे नीचे एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है। पेज नंबर 219 में नीचे एक चार्ट बना हुआ है, इनकम डीम्ड टू बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस, इनकम इज डीम्ड टू बी अप्लाइड इन स्पाइट ऑफ इट्स नॉन रिसीट और लेट रिसीट, दिया है ना। तो द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम हैज नॉट बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हैज नॉट बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट मे बी अप्लाइड इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज एक्चुअली रिसीव्ड और इन द फॉलोइंग प्रीवियस ईयर, बता दिया। एनी अदर रीजन, लेट रिसीट ऑफ इनकम 31 मार्च को मिला तो क्या करेंगे? तो सच सम कैन बी अप्लाइड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द ईयर इन विच इनकम इज रिसीव्ड। अब समझ में आई बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब इतनी चीजें पढ़ करके आओगे, अभी पहाड़ है इसमें, क्या है? मजा आने वाला है, मजा इज अबाउट टू कम लोग कहते ट्रेन आने वाली है, ट्रेन इज अबाउट टू कम, और यहाँ क्या आने जा रहा है? मजा इज अबाउट टू कम। थैंक यू बच्चों।